तो ट्रंप क्या चाहते हैं? वार्ता और उसके बाद तुरंत समझौता, ताकि वो जिस फंदे में जानबूझकर कूदे थे उससे निकलने का रास्ता तैयार कर सके। लेकिन ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी, पहले नाकाबंदी हटाओ, उसके बाद विचार किया जाएगा। अमेरिका का मानना है कि ईरान की शासन व्यवस्था में वार्ता को लेकर बड़ा विभाजन है। इसका कारण है IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी। इसीलिए अमेरिकी सेना ने अहमद वाहिदी को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया है। क्या है ट्रंप का यह ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा आयतुल्लाह खामनेई, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान के NSA मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ या फिर कोई और? जवाब है IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी। माना जा रहा है कि सोमवार को जो देरी हुई वो मुज्तबा खामनेई का नहीं बल्कि अहमद वाहिदी का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को टेस्ट कर रहे थे। वाहिदी का मानना है कि जब तक अमेरिका रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आता तब तक ईरानी प्रतिनिधि मंडल का पाकिस्तान जाना कमजोरी माना जाएगा। यही वजह है कि वाहिदी ने वार्ताकारों को तब तक रोके रखा जब तक कि दबाव चरम पर नहीं पहुंच गया। अमेरिका उन सीनियर ईरानी अधिकारियों को निशाना बना सकता है जो शांति वार्ता में बाधा डाल रहे हैं। इस हिट लिस्ट में अहमद वाहिदी का नाम सबसे ऊपर है। अहमद वाहिदी को डेलीगेशन को रोकने वाला लीडर माना जा रहा है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों और टोल वसूली का मुख्य रणनीतिकार वाहिदी को माना जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं है। हम सभी ईरानी और क्रांतिकारी हैं। देश और सरकार एक है। सर्वोच्च नेता के आदेश पर हम आक्रमणकारी अपराधी को पछताने पर मजबूर कर देंगे। एक ईश्वर, एक राष्ट्र, एक नेता और एक ही मार्ग, यानी विजय का मार्ग। और ईरान जंग से शुरू हुई अरब की बारूदी आंधी ने 75 साल से ज्यादा पुराने गठबंधन नेटो को बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने भी साथ न देने वाले सहयोगियों के लिए सजा का ऐलान कर दिया। लेकिन ट्रंप का यह एक्शन पुतिन के लिए एक मौका बनकर आया। रूस के विस्तार प्लान से नेटो देशों पर डर का साया मंडरा रहा है, जिसके बाद नेटो ने युद्ध के लिए कमर कस ली है और जंग की तैयारी तेज कर दी। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस ईमेल में पेंटागन ने स्पेन को नेटो से बाहर करने की मांग की है और फॉकलैंड द्वीप समूह पर ब्रिटेन के दावे पर अमेरिकी रुख बदलने पर विचार करने की बात कही है। बदले की लिस्ट तैयार, ट्रंप के टारगेट तय। सबसे पहले स्पेन है। जंग के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। ईरान जंग में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया था और स्पेन ने जमकर ईरान के समर्थन में बयानबाजी की थी। फ्रांस ने भी एयरबेस देने से इनकार कर दिया था। साफ कर दिया था कि नेटो का काम हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन करना नहीं है। तुर्की ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र, जमीन समेत इंसरलिक एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया। क्षेत्रीय तनाव से बचने की नीति का हवाला दिया था। ठीक इसी तरह ही ब्रिटेन ने शुरुआत में ईरान के खिलाफ रॉयल एयरफोर्स एयरबेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। बाद में RAF फेयरफोर्ट बेस को अमेरिकी विमानों के लिए खोल दिया गया था, जिस पर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटेन का कब्जा था। 1982 में फॉकलैंड युद्ध हुआ, जिसे ब्रिटेन ने जीत लिया। इसके बाद से यह द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में है और अर्जेंटीना इस पर हमेशा से अपना दावा करता आया है। लेकिन 2010 के बाद अर्जेंटीना ने दावा और मजबूती से करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2010 में फॉकलैंड द्वीप पर भारी मात्रा में तेल मिल गया, जिसका प्रोडक्शन महज 2 साल बाद यानी साल 2028 में शुरू हो जाएगा। नेटो संधि में किसी को निकालने का नियम नहीं है। किसी सदस्य देश को जबरन बाहर निकालने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। लेकिन आर्टिकल 13 के तहत कोई भी देश अपनी मर्जी से गठबंधन छोड़ सकता है। हालांकि उसके लिए पहले 1 साल का नोटिस देना होगा। पहले नेटो का मतलब अमेरिका और यूरोप था। जंग के दौरान हालात बदलने पर ट्रंप ने साफ कर दिया है, अगर नेटो पर हमला होता है तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा। तो यूरोप और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच एक रिपोर्ट ने यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि आज रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, जिसमें रूसी सेना सूमी से लेकर लवीव तक भीषण बमबारी करने वाली। लेकिन सवाल है कि रूसी राष्ट्रपति ने अचानक यूक्रेन दहन का फैसला क्यों लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 36 घंटे में रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है।
यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से डबल अटैक होगा। इसमें Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर भी शामिल होंगे। ये रिपोर्ट 24 घंटे पहले सामने आई थी, यानी ये हमले आज रात हो। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 106 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। इस बड़े लोन पैकेज से यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य जरूरतें पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही रूस पर प्रतिबंधों के 20वें पैकेज को मंजूरी दे दी, जिसमें रूस के 46 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी तेल क्षेत्र में 36 नए संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 20 बैंकों के लेन देन, 58 कंपनियां और उससे संबंधित व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आज यूरोप और यूक्रेन के लिए एक अच्छा दिन है। पिछली बार जब मैं कीव में आपके साथ थी, प्रिय वोलोदिमीर, मैंने कहा था कि हम 90 अरब यूरो का कर्ज किसी भी तरह से देंगे। आज हम इस वादे को पूरा करते हैं। तो ईरान भले तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका के घमंड, उसके वर्चस्व और ग्लोबल लीडर वाली छवि को भी तबाह कर दिया। अमेरिका पर रिपोर्ट यह है कि 39 दिन की जंग में उसने बहुत कुछ गंवाया है। दुश्मनों को रोकने वाली उसकी प्रतिरोधी ताकत, एशिया और यूरोप में घटता असर। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस जंग में अमेरिकी हथियार जखीरे को खाली कर दिया है। एशिया और यूरोप के मोर्चे से हथियार मिडिल ईस्ट भेजे जाने से यूएस के मिसाइल भंडार पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका के मिलिट्री कमांडरों ने चिंता जताई है कि एशिया पैसिफिक से मिडिल ईस्ट में हथियार घटने से अमेरिकी बेस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जो हथियार चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए रिजर्व रखे गए थे, वो ईरान में इस्तेमाल हो गए। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। इतनी टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं जितनी अमेरिका 10 साल में खरीदता है। ईरान युद्ध में खर्च किए गए हथियारों की भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। डिफेंस कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सहमत हैं, लेकिन इतनी मिसाइलें बनाने में कई साल लगेंगे। पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान ही $200 बिलियन मांगे थे, जो अभी तक नहीं मिले हैं। इसीलिए पेंटागन ने $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। और अमेरिका के खजाने पर ईरान की जंग बहुत बड़ा बोझ बन गई, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइलों का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 1100 लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। 1000 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें ईरान पर फायर की गई हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल गिराने में 1200 पेट्रियट मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। हालांकि व्हाइट हाउस या पेंटागन ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है खर्च का, लेकिन अनुमान है कि 39 दिन की जंग में अमेरिका के 28 से $35 बिलियन खर्च हुए। अगर इनको रुपए में कन्वर्ट करें तो 2,60,000 करोड़ से 3,30,000 करोड़ तक ये जाता है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अभी भी अमेरिका रोजाना $1 बिलियन खर्च कर रहा है, जो रुपए में 9,430 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आसपास बैठता है। कि अमेरिका के पास किसी भी ऑपरेशन के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलों को अरब में तैनात करना जोखिम भरा है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और रूस के खिलाफ अमेरिकी सुरक्षा कमजोर हो गई है। एशिया में अमेरिका के कई बड़े एयर और नेवल बेस हैं। इनमें साउथ कोरिया का कैंप हम्फ्रीज है, जापान को ओकिनावा में कादेना और योकोसुका नेवल बेस है। सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है गुआम का एंडरसन। इन सभी बेसेस पर चीन के खिलाफ डेटरेंस पावर तैनात की जाती है। लेकिन ईरान से जंग के दौरान एशिया से बड़ी तादाद में हथियार अरब ट्रांसफर किए गए। इससे एशियाई बेस पर अमेरिका की सैन्य स्थिति कमजोर पड़ गई। अगर इस वक्त एशिया में जरूरत पड़ी तो हथियार बहुत कम है। ईरान युद्ध से अमेरिका चीन के खिलाफ बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि एशिया में जरूरत पड़ने पर हथियार कम हो चुके हैं और ये अमेरिका के लिए सही संकेत नहीं।